नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। सीएम धामी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेगा प्रचार, रोड शो कर जनता का जुटाया समर्थन। उत्तराखंड के विकास के लिए भाजपा को बताया जरूरी। चंपावत उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। वोटरों से मतदान की अपील। 31 मई को चंपावत में अवकाश घोषित। भूमाफिया पर चलेगा अब देहरादून जिला प्रशासन का डंडा। सरकारी जमीनों को कराया जाएगा खाली। पहले भेजेंगे नोटिस, फिर होगी कानूनी कार्रवाई। उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के नहीं हो रहे एडमिशन। 25% सीटें गरीब छात्रों के लिए निर्धारित। इस बार 50% खाली होने से विभाग परेशान। और जनसेवा के लिए चुने गए विधायकों की कमाई किसी सरकारी अधिकारी से कम नहीं। जिले के डीएम से भी ज्यादा एमएलए की कमाई। आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में बात कर लेते हैं सबसे पहले सियासी खबरों की। चंपावत उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार थमने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले शनिवार को भाजपा के मेगा चुनावी प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो कर धामी के समर्थन में जनता से वोटों की अपील कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि उत्तराखंड राज्य का विकास भाजपा के राज में ही संभव है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री धामी के समर्थन में लगते ये नारे। रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतिम दौर में चल रहे चंपावत उपचुनाव के चुनावी प्रचार में जमकर प्रचार किया। भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चंपावत से चुनाव लड़ रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले टनकपुर में रोड शो कर जनता का समर्थन जुटाया। इस मौके पर उनके साथ खुद पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जनता का साथ जुटाते नजर आए। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्कर धामी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के विकास के लिए धामी सरकार को जरूरी बताते हुए जनता से पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में वोट देने की अपील की। और यह चंपावत वासियों का सौभाग्य है कि चंपावत उत्तराखंड को नेतृत्व देने के लिए ये सौभाग्य आज आपको प्राप्त हो रहा है कि आपको मुख्यमंत्री के चुनाव के साथ ही पूरे उत्तराखंड का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से अपील करूंगा कि श्री पुष्कर सिंह धामी जी को 31 मई को होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करता हूं। जनसभा से पहले मंच पर साथ बैठे नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी की जुगलबंदी भी खूब देखने को मिली। सीएम योगी ने न सिर्फ धामी सरकार के कामकाज को सराहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का जनता के बीच संदेश दिया। साथ ही अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र करना भी योगी आदित्यनाथ नहीं भूले। विकास का नेतृत्व अब चंपावत करता हुआ दिखाई देगा, चंपावत करेगा। हमने रोड शो में भी देखा है और इस जनसभा के माध्यम से भी हम सबको देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, जब नेतृत्व यशस्वी होता है, कैसे बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई देता है। आज आपने देखा होगा अयोध्या के लिए राम मंदिर की चर्चा कर रहे थे धामी जी, और भाइयों बहनों लोग तमाम प्रकार की बातें करते थे। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, लोग इसके बारे में तमाम प्रकार की चर्चाएं करते थे। लेकिन आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कदमों से प्रारंभ हो चुका है। सीएम योगी ने तो चुनावी प्रचार में जनता का समर्थन जुटाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनता के सामने सरकार के कामकाज को गिनाते हुए कहा कि वो चंपावत के विकास के लिए संकल्प ले चुके हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज हमारे देश के राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद पाकर और आप सबकी शुभकामनाओं से
मुझे फिर से देवभूमि की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड का सांस्कृतिक और सर्वांगीण विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। हम अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए उत्तराखंड को आधुनिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वैसे तो चंपावत उपचुनाव के प्रचार में सीएम धामी खुद जनता के बीच जाकर उनका समर्थन जुटाते नजर आए, मगर भाजपा के इस मेगा प्रचार शो में सीएम योगी की मौजूदगी और जनता के जुटाए समर्थन से भाजपा और खुद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे पुष्कर धामी को इसका फायदा होगा या नहीं, इसका फैसला भी 31 मई को जनता ईवीएम में कैद कर ही देगी। चंपावत से रफ्तार मीडिया के लिए लक्ष्मण सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चंपावत में 31 मई को होने जा रहे उपचुनाव के मतदान को लेकर चंपावत के जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने जनता से सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग की अपील की है। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि 31 मई को चंपावत विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने के लिए अवकाश रहेगा। बैंक कोषागार भी बंद रहेंगे। डीएम भंडारी ने कहा कि विधानसभा के जो भी मतदाता दूसरे जिले में सरकारी कर्मचारी हैं या संविदा कर्मचारी हैं, उन्हें भी निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार मतदान करने के लिए अवकाश दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं 31 मई 2022 को सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक वोटिंग है, तो कृपया अधिक से अधिक मतदान करें। और अगर आप इस विधानसभा के वोटर हैं और किसी और जनपद में भी पोस्टेड हैं, तो भी आयोग के निर्देशों के क्रम में शासन द्वारा इस दिन आपके लिए छुट्टी घोषित की गई है। अगर आप रेगुलर कर्मचारी हैं या संविदा कर्मचारी हैं, सभी के लिए जो चंपावत विधानसभा के वोटर हैं और जनपद से बाहर हैं, उनके लिए छुट्टी घोषित की गई है। चंपावत में 31 तारीख को होने जा रहे उपचुनाव के लिए 48 घंटे पहले यानी कि 29 तारीख को शाम 5 बजे प्रचार खत्म होने के साथ ही जिले की सीमाएं भी सील कर दी जाएंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर को पूरी तरह आचार संहिता का पालन करने के साथ ही वोटिंग के दिन वेबकास्टिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो इलेक्शन के लिए हमारा पूरा तैयारी है। हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान भी पूरा एग्जीक्यूट किया गया है और हमारा जो 50% से ज़्यादा जो हमारा बूथ है वहाँ पे सभी हम वेबकास्टिंग के लिए पूरा अरेंजमेंट कर लिया है। और उसके बाद काउंटिंग का जो प्लान और उसका भी हम स्वीकृति कमीशन से ले रहे हैं। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट टाइम भी हमने एग्जीक्यूट कराया था, वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और 80+ का जो हमारा वोटर्स हैं उनके लिए सभी पोस्टल बैलेट पहुंचाने के लिए वो भी कार्यवाही गतिमान है। और जो पोल डे है 31, सो पोल डे के लिए जो भी पोलिंग बूथ का जो पूरा प्रिपरेशंस उसका AMF वो पूरा रिव्यू डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा किया गया है और वो संपूर्ण स्थिति उसमें नॉर्मल है। उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब छात्रों को निःशुल्क पढ़ाई के लिए हर साल आवंटित की जाती हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में 100% गरीब छात्रों के एडमिशन नहीं हो पाते। इस साल भी उत्तराखंड में 50% सीटें पहली बार करीबन लॉटरी प्रक्रिया निकलने के बाद खाली हैं, लेकिन खाली सीटों को भरने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब छात्रों की निःशुल्क एजुकेशन के लिए निर्धारित हैं। क्लास 1 से लेकर 8 तक निःशुल्क पढ़ाई गरीब छात्रों का हक है, लेकिन इस साल भी क्लास 1 में जो एडमिशन प्रदेश भर में हुए, उसके तहत खाली रह गई 50% सीटों ने विभाग के माथे पर बल डाल दिए हैं और सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार कैसे 100% सीटों को भरा जाए। हालांकि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि गरीब छात्रों के लिए जो सीट रिजर्व है उन पर उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। प्रदेश में 33,672 सीटें गरीब छात्रों के लिए आरक्षित हैं। इनमें से एडमिशन की पहली प्रक्रिया में 17,662 छात्रों का ही एडमिशन हो पाएगा। जो सीटें रिजर्व गरीब छात्रों के लिए रखी गई हैं, उनमें से 28,066 आवेदन मिले थे। इनमें से 21,922 आवेदन सही पाए गए, तो लॉटरी के जरिए 17,662 छात्रों का चयन हुआ। इस बाबत समग्र शिक्षा अभियान के अपर परियोजना निदेशक मुकुल सती का क्या कुछ कहना है, ये भी आप सुन लीजिए। देखिए, राइट टू एजुकेशन में जो 25% जो कोटा होता है वो 12(1)(c) के लिए आवंटित होता है, तो उनका आवंटन हमने कर दिया। 17,662 आवंटन हमारे अभी तक हो चुके हैं लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा, जो ऑनलाइन सिस्टम से भरे जाते हैं। 34,000 कुल सीटें हैं, तो बाकी सीटें अभी वाकई में खाली हैं। तो माननीय मंत्री के निर्देश हैं, तो वैसे भी हम लोग चाह रहे हैं कि निर्देशों के अनुपालन में
बहुत जल्दी जो है दूसरी प्रक्रिया दूसरे लोगों से जो नहीं किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए या किसी कारणवश फॉर्म को गलत भर दिया या कोई उनका और इशू रहा हो, तो उसके लिए बहुत जल्दी इस प्रोसेस से कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसका जो है एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे और फिर उसी प्रोसेस से लोग भरेंगे और फिर दूसरी लॉटरी के द्वारा शेष सीटें भरने का प्रयास किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब छात्रों के एडमिशन को लेकर नहीं भर पाई हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग एक बार फिर एडमिशन का मौका देने जा रहा है, मगर देखना ये होगा कि जो लक्ष्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गरीब छात्रों की 100% एडमिशन के लिए रखा है वो पूरा हो पाएगा या नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। खबरों में बढ़ेंगे आगे। अब भूमाफियाओं की खैर नहीं। राजधानी देहरादून में अब जिला प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। जो ऐसे लोगों को जिन्होंने जमीनें कब्जा कर अतिक्रमण किया है उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद अगर जमीनें खाली नहीं होती तो उन पर अब कानूनी कार्यवाही होगी। देखिए, बीते दिनों काफ़ी कंप्लेंट्स भी आए थे सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण के संबंध में, तो इसमें प्रशासन काफ़ी गंभीर है और यहाँ पे एसडीएम सदर के अगुवाई में एक टीम का भी गठन किया गया था और ये जितने भी अवैध खोखे हैं और कुछ जगहों पे मैगी पॉइंट्स भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं टूवर्ड्स मसूरी और थानों वाले स्ट्रेच में भी और मालदेवता वाले स्ट्रेच में भी कुछ अवैध स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं। उन सबको जो है नोटिस दिया गया पीपी एक्ट में और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं तुरंत हम तत्पर से कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग भी अब अपनी जमीनों को लेकर सतर्क हो गया है। प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने बताया कि वन विभाग की जमीनों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रमुख वन संरक्षक ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी वन विभाग की जमीन पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे स्पष्ट निर्देश है और पूरे वन विभाग का ये प्रयास है कि कोई भी वन भूमि पे कब्जा की कोई भी शिकायत आती है तुरंत उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है और अगर कहीं पे डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो उस पर राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सर्वे सीमांकन करवाने के बाद जो स्थिति सामने आती है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं और हमारा पूरा वन विभाग इस चीज़ के लिए बहुत ही सजग है कि वन विभाग की किसी भूमि पे किसी तरह का अतिक्रमण ना हो। जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इनकी चेतावनी को भूमाफिया और अतिक्रमणकारी किस तरह से लेते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाले इन विभागों के अधिकारी ही निकलते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में चल रहे प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के दफ्तर में डीएम ने औचक निरीक्षण किया। काफी वक्त से जिलाधिकारी को केंद्र में चल रही अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थी। केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों से उनकी सैलरी के अलावा आला अफसर कुछ रकम मांग रहे थे और अगर उनको पैसे नहीं दिए जाते तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी भी दी जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी खामियां पाई गई हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा। सर, मैं यहाँ पे सीसीटीवी ट्रेनर था तो 23 को मैम ने बोला कि मुझसे कि आपकी जो सैलरी आई है उसमें से जो मतलब 6 दिन की आई थी तो उन्होंने कहा 330 रुपये के हिसाब से आपकी सैलरी है, बाकी जो भी होगा वो आप मुझे देंगे करके। तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी सैलरी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो हमारे अकाउंट पर आता है वो भारत सरकार के थ्रू ही आता है, ताकि बीच में कहीं पर कोई दिक्कत ना रहे और सीधे ट्रेनर के पास पहुँच जाए सैलरी। तो मैंने नहीं दिया तो मैम ने सीधे बोला कि कल से आप मत आइएगा, आपको जॉब से निकाला जाता है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर के संबंध में मुझे एक शिकायत मिली थी कि जो आउटसोर्सिंग के थ्रू रखे जाने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में से कुछ हिस्सा इनके मैनेजर लेते हैं। तो इस संबंध में मैंने यहाँ पे अभी एक औचक निरीक्षण किया और उसमें कई सारी खामियां मुझे दिखी हैं। विधायक को चुनकर जनता इसलिए विधानसभा भेजती है ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को बुलंदी तक पहुंचा सके। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जिस प्रतिनिधि को आपने अपनी दिक्कतों और परेशानियों के लिए चुना है, असल में उनकी जनसेवा की कमाई एक दिन की इतनी है कि किसी जिले के डीएम को भी इतना पैसा नहीं मिलता होगा, तो यकीनन ये बात हजम करने वाली बिल्कुल नहीं है। मगर ऐसा हुआ है। आरटीआई के जरिए हुए इस बड़े खुलासे पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए और आप तय कीजिए कि ये कहां तक ठीक है। विधायकों के भत्तों में तेजी से बढ़ोतरी।
आरटीआई के जरिए हुआ बड़ा खुलासा। 21 सालों में विधायकों का वेतन 15 गुना बढ़ा। उत्तराखंड सरकार के साल दर साल कर्ज के बोझ के तले दबने के बावजूद विधायकों के वेतन और भत्तों में तेजी से इजाफा हो रहा है। आम कर्मचारियों के भले ही वेतन में मामूली इजाफा हुआ हो, मगर विधायकों के भत्ते और वेतन का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड राज्य गठन से लेकर 2021 तक इतने सालों में विधायकों का वेतन 15 गुना तक बढ़ गया है, जबकि अन्य भत्तों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। इस बात का खुलासा काशीपुर निवासी नदीमुद्दीन की तरफ से दाखिल आरटीआई के तहत हुआ। आरटीआई से हुए खुलासे के तहत राज्य गठन के वक्त यानी कि 9 नवंबर 2000 को विधायकों का वेतन 2000 रुपए हर महीने निर्धारित हुआ, जो 1 अप्रैल 2017 को बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह हो गया। यही नहीं, विधायकों के वेतन भत्ते के अलावा अन्य भत्तों में भी इजाफा देखने को मिला है। आरटीआई में मिली सूचना में इस बात का भी जिक्र है कि विधायकों को मिलने वाले निर्वाचन क्षेत्र भत्ते की दर 5,000 से 30 गुना बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई। 9 नवंबर साल 2000 में जो निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 5,000 था, वो अप्रैल 2014 तक 7,500 रुपए और 1 जनवरी 2015 तक 15,000 रुपए हो गया। राज्य गठन के वक्त विधायकों को चालक भत्ता नहीं मिलता था, मगर 1 जनवरी 2014 से ये भत्ता भी मिलना शुरू हो गया और ये अप्रैल 2017 में बढ़ाकर 4 गुना यानी कि 12,000 रुपए कर दिया गया। राज्य गठन के वक्त विधायकों को 1,000 रुपए की दर से मिलने वाले सचिवालय भत्ते को 12 गुना बढ़ाकर 1 अप्रैल 2017 को 12,000 रुपए कर दिया गया। यकीनन विधायकों के भत्ते और वेतन में इतनी बढ़ोतरी हैरान करने वाला इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड राज्य के वित्तीय हालात किसी से छुपे नहीं हैं और साल दर साल कर्ज का बोझ उत्तराखंड राज्य पर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में राज्य के वित्तीय हालातों में सुधार के लिए क्या कुछ जरूरी कदम सरकार उठाएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। रुड़की के खानपुर विधानसभा में गारड़ रोना गांव में ग्रामीण पिछले 2 सालों से नाला निर्माण न होने की वजह से परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 साल पहले लोक निर्माण विभाग ने नाला बनाए जाने पर सहमति जताई थी, लेकिन नाला आज तक अस्तित्व में नहीं आया। बरसात में ग्रामीणों को परेशानी होने से साथ ही हादसों का डर भी यहां बना रहता है। वहीं ईआर से जब संबंधित मामले में जवाब मांगा गया तो अधिकारी ने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। अब ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं सुनी गई तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस वक्त मौजूद हैं खानपुर विधानसभा के गांव गाधर रोना में। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक नाला का निर्माण होना था। हालांकि 2 साल पहले ये नाला स्वीकृत हो गया था, पर बावजूद उसके अब तक ये यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं बन पाया। आज हालात देख सकते हैं कि दीवारें भी यहाँ पर ढह चुकी हैं और पानी सड़क पर बेतहाशा भरा हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो बरसात भी अब करीब है, तो इसीलिए ग्रामीणों को यहाँ पर पानी भरने का जो है डर सताने लगा है। हालांकि ग्रामीणों ने 2 साल से तमाम विभागों से गुहार लगाई थी कि इस नाले का निर्माण कराया जाए, पर बावजूद उसके नाले का निर्माण अब भी मध्यम चाल से यहाँ पर हो रहा है। अब अगर बात करें तो आज ग्रामीणों का यहाँ पर गुस्सा पनपा है, क्योंकि ये भी अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं और उन्होंने कई अधिकारियों से गुहार भी लगाई है, पर यहाँ पर ठेकेदार जो कि इस नाले का निर्माण करा रहा है वो भी नदारद है। अब ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह है और किस तरह की इन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। भाई साहब, क्या मामला है इस नाले को लेकर? माहौल की अगर बात कही जाए सर, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं, मतलब इस नाले को लेकर ये प्रस्तावित तो 2 साल पहले हो चुका था, लेकिन इसका कार्य अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। पूर्ण रूप से क्या मतलब शुरू हुआ था, अभी कुछ भी इसमें आगे की प्रक्रिया नहीं चल रही है। और रही बात ज़्यादा से ज़्यादा समस्या की, इससे आगे जो नाले से गांव पड़ता है, थितोला पड़ता है और फैक्ट्रियाँ पड़ती है, आपके गोल्ड प्लस है, आपका राणा इंडस्ट्रीज है। यहाँ पर जो मजदूर लोग जाते हैं रात को दिन में, और यहाँ पर जो नाले का निर्माण किया जा रहा है वो इसकी मतलब सड़क के समतल किया जा रहा है। और इसे सभी लोग जानते हैं कि अगर बरसात में एक मतलब नाला भर जाएगा या कूड़ा करकट भर जाएगा, ये तो इसमें फिर लोगों को आने जाने वालों को सड़क ही दिखेगी। और इसके बाद पश्चात मतलब 6 फुट नाला है, इसमें लोग मतलब समा जाएंगे, बच्चे गिरेंगे। तो आपने शिकायत नहीं की अधिकारी से? शिकायत की है, मतलब एक्शन साहब और जय साहब बरकरार करते रहते हैं, मतलब 2-4-10 दिन के बाद में और जाते भी रहते हैं एक्शन साहब के यहाँ, जो विभागीय पीडब्ल्यूडी के पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी इसमें रुचि नहीं ले रहा है।
प्रधान जी आपसे जानना चाहेंगे, नाला है, बरसात भी करीब है, तो किस तरह की दिक्कतें लोगों को आएंगी? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा आने जाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। फिर हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज है जी, यहाँ मंदिर है, यहाँ पे वो पानी पूरा मंदिर में ही जा रहा है, यहाँ से पूरे रोड पर भर कर चल रहा है। आप देख लो, हम तो ये चाह रहे हैं कि ये काम हो जाए, रोड से ऊपर हो जाए, एक फीट रोड से ऊपर होकर चले ये नाला। किस तरह की दिक्कतें आएंगी अगर अब नहीं बनता? दिक्कत तो ये आवेगी जी, जो यहाँ से मरेंगे लोग, बच्चे गिर गिर कर इसमें नाले में हाथ पैर टूट रहे। परसों रात में एक लड़का हमारे इसी का ही है, ये रहा, उसका हाथ टूट गया गिर कर इसमें नाले में। ठेकेदार नहीं आता है? अजी ठेकेदार तो यहाँ आए ही नहीं एक बार भी। अब वो तो मटेरियल भी इस नाले की ना तो तराई हुई, नाले के पानी से इसका काम कभी एक बार कह दिया तो एक बार डंफर आया जी पानी का, नहीं तो यहाँ से नाले के पानी से ही चालू कर दिया। माल भी सही नहीं है। अरशद हुसैन, रफ्तार मीडिया, रुड़की। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा समर्थकों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। गदरपुर की जनता का कहना है कि पीएम मोदी ने देश हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। नोटबंदी, जीएसटी, 3 तलाक, धारा 370 हटाना और राम मंदिर का फैसला कई अहम फैसले में शामिल है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये फैसले लिए गए हैं जो सराहनीय है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार में महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। नोटबंदी के समय लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, लेकिन नोटबंदी से डिजिटल ट्रांजैक्शन को भारत में काफ़ी मजबूती मिली है। और जो हमारे पड़ोसी देश थे, बांग्लादेश बोलें या पाकिस्तान बोलें या नेपाल बोलें, जो नकली नोटों की सप्लाई हो रही थी, उस पर बहुत बड़ा झटका लगा। अभी जनता परिवर्तन चाहता था और मोदी जी के और बीजेपी पार्टी के जो प्रलोभन दिया लोगों को, उस आधार पे एक भरोसा करके लोगों के चुन के एक सरकार उनको बनाने का मौका दिया। लक्सर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गढ़ी संगीपुर गांव के 28 साल के युवक का अपहरण और 6 लाख की फिरौती मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि युवक के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर कार्यवाही करते हुए आरोपी को पानीपत से गिरफ्तार किया गया है। शहीद निवासी ने कल सुबह एक एफआईआर लॉन्च कराई थी कि इनका बेटा 28 एक दिन पहले से गायब चल रहा है, और उसी के फ़ोन से घर के फ़ोन आ रहा है कि भाई तुम्हारा लड़का अगर आप सही सलामत चाहते हो उसको तो 6 लाख रुपए दें। तो हमने तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए इसमें एफआईआर दर्ज करी और एक टीम गठित करते हुए हमने टीम को भेजा। इसमें लोकेशन के आधार पे और जो भी जानकारी मुखबिर से मिल रही थी, इसके आधार पे हमने पानीपत से कल 2 लड़कों को और जो अपराध हुआ था इसको हमने बरामद कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सीएम धामी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेगा प्रचार, रोड शो कर जनता का जुटाया समर्थन। उत्तराखंड के विकास के लिए भाजपा को बताया जरूरी। चंपावत उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। वोटरों से मतदान की अपील। 31 मई को चंपावत में अवकाश घोषित। भूमाफिया पर चलेगा अब देहरादून जिला प्रशासन का डंडा। सरकारी जमीनों को कराया जाएगा खाली, पहले भेजेंगे नोटिस, फिर होगी कानूनी कार्रवाई। उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के नहीं हो रहे एडमिशन। 25% सीटें गरीब छात्रों के लिए निर्धारित। इस बार 50% खाली होने से विभाग परेशान। और जनसेवा के लिए चुने गए विधायकों की कमाई किसी सरकारी अधिकारी से कम नहीं। जिले के डीएम से भी ज्यादा एमएलए की कमाई। आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा।